नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। देश में अभी बहुत जमकर यदि कोई मसला या मामला चर्चा में है तो वो सुप्रीम कोर्ट वर्सेस संसद और शुरुआत भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ साहब से हुई है। और इसके बाद इस आग में यदि किसी ने घी डाला है तो वो भारतीय जनता पार्टी के संसदगण हैं। उसमें निशिकांत दुबे का नाम बहुत प्रमुख है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ कहा है, सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से निशाने पर लिया है और साथ साथ सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना साहब को ही सीधे निशाने पर लेते हुए यह कह दिया है कि देश में जो कहीं गृह युद्ध से हालात हैं या जो धर्मयुद्ध की सी स्थिति है, उसके लिए जिम्मेदार सीजेआई हैं। और इसके बाद विपक्ष ने इसे लपक लिया और वो जमकर राजनीति हो रही है। और अब जो वकील हैं देश के जाने माने या जो इस पूरी व्यवस्था के अंग हैं, उन्होंने सीधे सीधे निशाने पर लिया है भारतीय जनता पार्टी के जो ये संसद सांसद हैं निशिकांत दुबे, उनके खिलाफ अवमानना की मांग कर डाली है। और अब गेंद जो अटॉर्नी जनरल है उनके पाले में है। जो कुछ स्थितियां हैं, एक तो यह मसला एक मामला, और दूसरा इस वक्त राहुल गांधी यूएस की यात्रा पे और उन्होंने जो देश में चुनाव की प्रक्रिया है उससे जुड़े कई बुनियादी सवालों को उठाया और खासकर जो महाराष्ट्र में हुआ है उसे लेकर बहुत कुछ कहा है। तो इसे लेकर भी भारतीय जनता पार्टी अनकंफर्ट है। और अब तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जो न्याय व्यवस्था है उसकी तारीफ करते नहीं थका करते थे, और खासकर जब राम मंदिर से जुड़ा फैसला आया था तो उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा था कि हम जो भारतीय न्याय व्यवस्था है उसकी उसको सलाम करते हैं, उसको सैल्यूट करते हैं कि उसने ये फैसला लिया। और आज जब ये स्थितियां कहीं उल्टी हुई हैं, पलट गई हैं, तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी मौन है, कहीं उनकी तरफ से कुछ प्रतिक्रिया नहीं आई। या बीजेपी की ओर से जो आई है तो लीपापोती भरी है। जो जेपी नड्डा साहब का बयान रहा है, उन्होंने पल्ला जरूर झाड़ा है, लेकिन क्या पल्ला झाड़ लेना ही जो उनके दल के संसद सदस्य हैं, झाड़ लेने के काफी है। तो जो स्थितियां हैं इन्हीं सब पर चलेंगे। हम खास बात करते हैं अभय दुबे साहब से, सर से जुड़ेंगे उनको। अभय सर, देश की बात में बहुत बहुत स्वागत है। और जो 2 दिन से ये मामला पूरा कहीं चर्चाओं में है और उसको लेकर बहुत मीमांसा हो रही है, और अब ये सवाल हो रहा है कि क्या निशिकांत दुबे को जेल जाना होगा या वो बच जाएंगे। जगदीप धनखड़ साहब ने जिस तरीके से एक तकरार छेड़ी है या तकरार की है सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट से, उन पर कुछ एक्शन होगा नहीं होगा, सब चीजें हैं सामने। पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पूरे मसले पर, मुद्दे पर, फिर मैं करूंगा और आगे सवाल। अभय सर। देखिए, आपत्तिजनक वक्तव्य तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी दिया है और केरल के राज्यपाल ने भी वक्तव्य दिया है, तो वो भी आपत्तिजनक है। और भी वक्तव्य कुछ आपत्तिजनक दिए गए हैं। लेकिन जो निशिकांत दुबे ने वक्तव्य दिया है वो न केवल आपत्तिजनक है, मेरे जैसे व्यक्ति जिस कानून की कोई जानकारी नहीं है उसे भी लगता है कि पहली नजर में ही ये अदालत की बेइज्जती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट के जो सर्वोच्च न्यायाधीश हैं उनको उनके बारे में जो कहा गया है कि वो देश में धार्मिक गृह युद्धों के जिम्मेदार हैं, देश में जितने भी धार्मिक गृह युद्ध हो रहे हैं उनके जिम्मेदार हैं, इस बात का कोई ना कोई प्रमाण तो निशिकांत दुबे से मांगा ही जाना चाहिए। उनसे मांगा जाना चाहिए कि सबूत दीजिए भाई इस बात का, आपने नाम लेके ये बात कही है। अगर वो इस बात को कई तरीकों से कह सकते थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह का रवैया अपनाएगा तो उससे हो सकता है कि देश में धार्मिक वैमनस्य बढ़े। मतलब एक तो ये वक्तव्य हो गया जो मैंने अभी आपके सामने रखा, ऐसा वक्तव्य भी दे सकते थे। हालांकि ऐसा वक्तव्य भी आपत्तिजनक होता, उसकी भी निंदा की जानी चाहिए थी, निंदा की जाती। लेकिन ये जो उन्होंने वक्तव्य दिया है तो सीधे सीधे वो तलवार खींचकर भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश के ऊपर टूट पड़े हैं और उनके पास अपने इस कृत्य का कोई आधार नहीं है। अगर उनके उनके पास कृत्य का कोई आधार होता तो अभी तक वो आधार निकल कर आ गया होता। जाहिर है कि इस पे बहुत रोष पैदा हुआ है और बहुत से वकीलों ने मांग की है कि उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई की जाए और इसके लिए बाकायदा अर्जियां वगैरह भी दी गई हैं। तो अब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और
जस्टिस खन्ना के ऊपर निर्भर है कि वो इस सिलसिले में क्या कदम उठाते हैं। जहां तक अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई उन्होंने ये ऐसा वक्तव्य क्यों दिया है, जी निशिकांत दुबे कोई मामूली सांसद तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख सांसद हैं और देश के जो बड़े पूंजीपति घराने हैं उनकी नुमाइंदगी करते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। संसद में भारतीय जनता पार्टी उन्हें कई मसलों के ऊपर प्रमुख वक्ता के तौर पर प्रमुख वक्ता के तौर पर पेश करती है। और वो झारखंड मुक्ति मोर्चे के जो नेता हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनकी गिरफ्तारी में उनकी प्रमुख भूमिका रही थी और उस गिरफ्तारी का भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा भी उठाना पड़ा था। आदिवासियों की उनके खिलाफ गोलबंदी हो गई थी और भाजपा वो चुनाव हार गई थी, हालांकि एंटी इनकम्बेंसी हेमंत सोरेन के खिलाफ थी। इसके बावजूद भी उस गिरफ्तारी का नतीजा ये निकला कि आदिवासी जनता पूरी तरीके से हेमंत सोरेन के पीछे एकताबद्ध हो गई और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हारना पड़ा। तो निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी को सांसद में डालते रहे। उस वक्त भाजपा को लगा था कि हमारी इससे हमें इनकी जो कलाबाजियां हैं, राजनीतिक कलाबाजियां हैं, इनसे हमें लाभ होगा, लेकिन वो लाभ नहीं हुआ। इस बार जो वक्तव्य उन्होंने दिया है, मुझे नहीं लगता कि ये वक्तव्य उन्होंने गुस्से में या उत्तेजना में दे दिया है या वाणी पर नियंत्रण नहीं रहा। बहुत सोच समझकर इस वक्तव्य को दिया गया है और इस वक्तव्य को दिलवाने के पीछे, मैं दिलवाने शब्द का खास तौर से इस्तेमाल कर रहा हूं, एक योजना है। मेरी समझ में वो योजना ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश और उसके बाद जो मुख्य न्यायाधीश आ सकते हैं, उनको किस तरह से अड़दम में लिया जाए, उसकी एक सोची समझी कार्रवाई है। देखिए, मौजूदा मुख्य न्यायाधीश हैं खन्ना साहब, ये 13 मई को रिटायर हो जाएंगे जी, 65 साल के हो जाएंगे और उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा 13 मई को। अच्छा, अब इस वक्त 13 मई के लिए बमुश्किल तमाम आप कह सकते हैं कि ये 20-22 दिन बचे हैं 13 मई जी। तो 20-22 दिन तो ये हैं और उसके बाद जस्टिस खन्ना ने सिफारिश की है कि जस्टिस गवई को उनके बाद मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए। अच्छा, जस्टिस गवई के बारे में भी माना जाता है कि उनका मिजाज और उनका जो कानून को पढ़ने का तरीका है, संविधान की समीक्षा करने का तरीका है, वो जस्टिस खन्ना से मिलता जुलता है। उनके पास सुप्रीम कोर्ट में 6 महीने का कार्यकाल होगा। तो कुल मिलाकर 6 महीना और 6 महीने 20-22 दिन, ये जो पूरी अवधि है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से अंदेशों से भरी अवधि है। इस दौर में सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसे फैसले दे सकता है, तो भाजपा के रणनीतिकारों ने ये अंदाज लगाया होगा। मैं ये कह रहा हूं, ये मेरा अपना कयास है, कोई ऐसी बात नहीं मैंने उनसे पूछा है और उन्होंने मुझे बताया है ऐसा कोई वक्तव्य है। मेरा ये अनुमान है कि उन्होंने सोचा होगा कि ये 6 महीने, 6.25 महीने की, ये 6.5 महीने की ये जो अवधि है, इस अवधि में सुप्रीम कोर्ट के दो मुख्य न्यायाधीशों को कैसे अपने अड़दम में लिया जाए। इसके लिए बताया जाए कि अगर हमारे खिलाफ कोई भी फैसला दिया गया या हमारे किसी फैसले के ऊपर कोई आपत्ति की गई, अभी तो उन्होंने फैसला दिया ही नहीं है वक्फ बोर्ड के सवाल के ऊपर जी, उन्होंने तो केवल 2-3 सवाल पूछे हैं, फैसला दिया, फैसला तो पता नहीं कब आएगा जी। 5 मई को खन्ना साहब भी फैसला दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, वो 5 तारीख को सुनेंगे, लेकिन 5 तारीख के बाद में केवल 8 दिन रह जाएंगे उनके रिटायरमेंट में। फिर वो उसके बाद 5 तारीख को तो सरकार अपना रुख रखेगी सुप्रीम कोर्ट में, सरकार अपना तर्क रखेगी, फिर उसके ऊपर बहस होगी, चर्चा होगी, तो उसमें कई और भी तारीखें पड़ सकती हैं। तो हो सकता है कि ये मामला या तो लगातार वो सुनवाई करके इसमें फैसला दें या फिर ये मामला अगले मुख्य न्यायाधीश के पास चला जाएगा। ये सब भांपते हुए ये बयान दिलवाया गया है, क्योंकि सबको ये मालूम, सबको पहले से ये अंदाजा होगा, सबने इसको तौल के ये अंदाज लगा लिया होगा कि इसके फायदे नुकसान क्या होंगे। निशिकांत दुबे के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल सकता है, यहां तक कि उन्हें उसमें सजा तक हो सकती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। ये ऐसा इतना गंभीर मामला है, ये रिस्क जानबूझ के उठाया गया है, ये जानबूझ के उठाया गया है ताकि एक बार में बिल्कुल साफ हो जाए कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के खिलाफ इस तरह का रवैया सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अपनाया
तो हम लोग किस हद तक जा सकते हैं। ये संदेश न केवल मौजूदा मुख्य न्यायाधीश के लिए है, बल्कि उनके तुरंत बाद आने वाले मुख्य न्यायाधीश के लिए भी संदेश है। और सुप्रीम कोर्ट में आगे कौन कौन मुख्य न्यायाधीश बनने की लाइन में है, इसके बारे में जो कुछ जानकार लोग हैं उन्होंने मुझे बताया कि इसके बाद जो 2 मुख्य न्यायाधीश आने वाले हैं, खासतौर से इसके जस्टिस गवई के बाद जो मुख्य न्यायाधीश आएंगे, उनके पास बहुत लंबा समय होगा, वो 2029 के बाद तक जाएंगे, यानी वो लोकसभा चुनाव के बाद तक भी जा सकते हैं, मतलब इतना लंबा समय होगा उनका। और उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी सहज है, और उनके बाद जो आएंगे उनके प्रति तो बहुत ही सहज है। वो तो इन लोगों को लगता है कि वो तो हमारे ही बंदे हैं, कुछ इस टाइप की भावना उनके प्रति है। तो मुझे लगता है कि ये खेल इस तरीके से चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अबे सर, इसमें सवाल ये है, देखिए आपने सारे कैलकुलेशंस में बता दी कि क्या क्या ये जान रहे थे कि क्या क्या इसके रिपरकेशंस होंगे, और बिल्कुल सोची समझी एक रणनीति के तहत सब कुछ दिखता है और पल्ला झाड़ लिया गया है। लेकिन ये इसमें कहीं अभी ऐसा तात्कालिक तौर पर कि फिलहाल में मामला उल्टा हो गया, ऐसा दिखता है क्या? ऐसा विश्लेषण आपका क्या कहता है इसमें कि उलट गया है मामला अभी तत्काल? नहीं, ये तो जिस तरह की प्रतिक्रिया हो रही है और जिस तरह की मांगे उठ रही हैं उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, अदालत में पेश करने में, और उनको सजा दिलवाने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, ये तो अंदाजा मेरा मानना है कि उन्होंने पहले लगा लिया होगा जी। इतना कोई नादान नहीं है कि इस तरह का कोई वक्तव्य दे और ये अंदाजा लगाया कि इसमें कुछ होगा ही नहीं, इसमें या कोई होगा नहीं जरूर, तो ये तो सब अंदाजा उन्होंने लगाया होगा, तो वो इस बात से चिंतित नहीं होंगे जी, क्योंकि ये तो उनके अनुमान के मुताबिक ही हो रहा है। तो मेरा मानना यह है कि इस बात से कोई उनको ये नहीं लग रहा है कि उनके खिलाफ कुछ हो गया है। वो तो ये देख रहे हैं इस चीज का असर दरअसल जजों पे क्या होता है। जी जी जी। देखिए, इस वक्त ये वक्तव्य दे दिया गया है, एक पानी में एक बड़ा पत्थर फेंक दिया गया है, कीचड़ में पत्थर फेंक दिया गया है, इससे बहुत ही गंद मतलब उछली है और फैली है। अब वो सब देख रहे हैं इसका असर क्या होगा। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो बड़े ध्यान से देख रहे होंगे कि इस सब का असर क्या होगा। जजों को, उनके ख्याल से जजों को डर जाना चाहिए। जब मुख्य न्यायाधीश के ऊपर इस तरह का हमला हो सकता है तो बाकी जजों की औकात क्या है, उनके तो धुर्रे उड़ा दिए जाएंगे। अब सब कुछ मुख्य न्यायाधीश पर निर्भर करता है मेरी निगाह में कि वो सुप्रीम कोर्ट के सम्मान की, ये सवाल उनके व्यक्तिगत सम्मान का नहीं है, उनका तो नाम लेकर कहा गया है तो वो तो बात आती ही है सामने, ये सर्वोच्च अदालत के सम्मान का मामला है। और इसमें अब देखिए, जजों ने इस बात को बहुत ध्यान से देखना शुरू कर दिया है। जब अभी मुर्शिदाबाद दंगे के कारण जब एक सज्जन अदालत में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए कि साहब वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए पश्चिम बंगाल, जी, तो जो जज थे उन्होंने उनसे कहा कि आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को आदेश दें इस बात का? जी जी, अभी तो हमारे ऊपर इस तरह के इल्जाम लग रहे हैं, पंज कसा है, पंज कसा जी जी। हाँ, और मेरे ख्याल से वो जस्टिस गवई की अदालत ही थी, ऐसा मेरा याद पड़ता है। मतलब जस्टिस गवई साहब, और उन्होंने दो जजेस की बेंच थी, उसमें जस्टिस गवई साहब की और उन्होंने कहा। तो अब ये चीज जो है ना वो एक खास इसने रूप धारण कर लिया है, और इससे ये भी जो बात उल्टी पड़ सकती है, वही उल्टी पड़ सकती है कि जो जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्टों के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो इस बात को लेकर भाजपा से नाराज भी हो सकते हैं बहुत ज्यादा। यानी पूरे देश के जजों के सामने संदेश फैल जा सकता है कि ये लोग हद से ज्यादा आगे बढ़ गए हैं और इन लोगों को थोड़ा सा सबक सिखाना चाहिए कि दरअसल लोकतंत्र क्या होता है और न्यायपालिका क्या होती है, और लोकतंत्र में न्यायपालिका के और चुनी हुई सरकार के संबंध किस तरीके के होते हैं। ये इस तरह की भावना भी, अगर ऐसी भावना कहीं जोर पकड़ गई तब फिर भाजपा के लिए लेने के देने पड़ जाएंगे। मतलब ये प्रश्न केवल निशिकांत दुबे तक सीमित नहीं रहेगा, फिर ये काफी लंबे समय तक बहुत सारे जज जो है वो भाजपा को सबक सिखाने की मुद्रा में आ सकते हैं। तो अभी तो तात्कालिक तौर पर ये भी देख सकते हैं कि निशिकांत दुबे या वो जो दिनेश शर्मा हो गए, और तीसरा जो सबसे प्रमुख है, अगर आपको सबक सिखाना है तो शुरुआत आप उपराष्ट्रपति महोदय जी भी, शुरुआत तो वहीं से हुई थी, उनका भी जो पूरा दिखता है, हम ये पा रहे थे कि मैंने उस इनविटेशन को भी देखा था सर, उस इनविटेशन में जिसमें गए थे वो जो नए बच्चे होते हैं जिनको सिखाने के लिए गए थे, उसमें दोनों पदों का उल्लेख था, उपराष्ट्रपति जी भी और
लोक राज्यसभा के सभापति जी कैसे थे, और वहां कोई ऐसा नहीं था कि उसको उद्धृत किया जाता और वो उसकी क्लिप अलग से आई, मतलब पूरा सोचा समझा था। तो आप कहीं सबसे पहले निशाना अभी यदि सरकार तो है ही है, आपने जैसा कहा कि जजेस ने यदि गांठ बांध ली तो सरकार को लेने के देने पड़ सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण मामले अभी लंबित हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स इसमें में। संजीव जी एक और बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि ये जो उपराष्ट्रपति ने और केरल के राज्यपाल ने और एक और पश्चिम बंगाल के भी एक नेता ने भाजपा के, ये जो कहा है कि भाई संसद पर तो अब ताला मार देना चाहिए क्योंकि अब संसद को क्या जरूरत है, यही लोग सब अपने आदेशों से कर देंगे। जी तो ये बात जानबूझकर एक स्पिन दी जा रही है इस पूरे मसले पर। सर, जो तमिलनाडु के राज्यपाल के सवाल पर जो फैसला दिया गया है वो फैसला तो चुनी हुई सरकारों के पक्ष में है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, वो उनको फैसला मजबूत, चुनी हुई सरकारों के पक्ष में है। उनको तो मजबूत कर। राज्यपाल और राष्ट्रपति जो कि सेरेमोनियल पोस्ट है, शोभा प्रतिष्ठा वाले पद हैं, और दरअसल ये सरकार के रबर स्टैंप होते हैं। सरकार जो इन्हें, इनके लिए संविधान में लिखा भी है कि ये मंत्रिमंडल के सलाह और मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करेंगे। जी इनके पास कोई भी विवेकाधीन अधिकार नहीं है। इनके पास जी इनके पास विवेकाधीन अधिकार ना के बराबर हैं। जी इन्हें राज्य जो सरकार कहेगी वो इन्हें करना पड़ेगा। तो ये जो, और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उस फैसले से तो जो चुनी हुई सरकार है उसका दर्जा और ऊपर हुआ है। जी ये माना जी गया है कि भाई चुनी हुई सरकार की बातों पे आपको 5 साल बाद उसे फिर चुनाव लड़ने के लिए जाना है। तो ये बिल्कुल उल्टी स्पिन दी जा रही है इसके अंदर। और एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से एक और ख्याल फैल रहा है। सर, वो ये ख्याल फैल रहा है कि भाई राज्यपाल और राष्ट्रपति तो सर्वोच्च होते हैं, सुप्रीम कोर्ट कौन होता है उनसे कहने वाला कुछ। ये भी गलत बात है। राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास कोई अधिकार नहीं है इस तरह का, जबकि सुप्रीम कोर्ट बाकायदा संविधान द्वारा निर्देशित संविधान की समीक्षा करने का अंतिम अधिकार उसी के पास है। अंतिम सर्वोच्च अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, जबकि राष्ट्रपति संविधान की समीक्षा नहीं कर सकता है, राज्यपाल संविधान की समीक्षा नहीं कर सकता, उनके पास इस तरह के कोई अधिकार नहीं है। ये बात भी उल्टी, यहां तक कि वो मलूक नागर साहब हैं जो पूर्व सांसद हैं और आजकल जयंत चौधरी की पार्टी में, एक जमाने में बहुजन समाज पार्टी थे, वो टीवी पे इस बात को कह रहे थे। तो मैंने कहा कि भाई जरा सोच के बोलिए, आप तो सांसद रह चुके हैं। जो राज्यपाल और राष्ट्रपति हैं उनके पास तो इस प्रकार के अधिकार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। अब सर इसमें इसमें एक चीज और भी दिखती है। अब गेंद यदि कहीं पाले में है तो अटॉर्नी जनरल साहब के पाले में है। अटॉर्नी जनरल साहब को, क्योंकि वो भी दोनों, एक तो सरकार के तो है ही, वो नुमाइंदा तो सरकार के ही मुख्य तौर पर माना जाता है, तो संवैधानिक वो भी पद है, लेकिन क्या उनका रोल अब प्ले अप होना दिखता है? और दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट सुमोटो, आपको लगता है कि अब जो दिखता है फंसता है, सुमोटो लेना चाहिए उसको देश हित में? क्या आपकी अपनी राय? भाई मेरा तो मानना यह है कि इसमें जस्टिस खन्ना की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा भी दांव पे है, लेकिन उससे भी आगे बढ़कर सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा इसमें दांव पे लगी हुई है। ये उनकी इज्जत हतक हुई है, उनका अपमान हुआ है, सर्वोच्च अदालत का अपमान हुआ है, सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश का अपमान हुआ है। अगर इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, इसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हुआ, और कुछ इस तरह की बातें उसकी सजा नहीं दी गई, ऐसी सजा नहीं दी गई इससे दूसरे लोग भी सबक हासिल कर सकें, तो फिर न्यायपालिका की प्रतिष्ठा, उसकी सर्वोच्चता, उसकी गरिमा रह नहीं जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब इधर एक मसला और भी बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग देखते हैं, ये तो है ही, हम संवैधानिक संस्थाओं की बात करते हैं और सुप्रीम कोर्ट पर जो एक ऐसा तीखा हमला और इस तरीके का हमला, और जो चौथी बार के सांसद हैं, वो चौथी बार वो सांसद हैं और उनको सब कुछ रिपरकेशन मालूम है, उनके बिना नहीं हो सकता, सारी चीजें नहीं, सब दूसरा, जानबूझ के किया गया है, सारा जानबूझ के। अब देखिए जो जगत प्रकाश नड्डा का जो बयान है, उन्होंने हाथ धो लिया इससे। जी, उन्होंने कहा नहीं, हम पार्टी सहमत नहीं है और पार्टी निर्देश दिया है कि इस प्रकार के वक्तव्य न दिए जाए, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, उसके सुझावों का सम्मान करते हैं, वगैरह वगैरह, ये सब क्या निपट गए। आपने एक कारण बताओ, नोटिस नहीं दिया उनको जी, है? कायदे से इस सवाल पे तो उनकी सदस्यता निलंबित कर दी जानी चाहिए। कारण बताओ नोटिस देकर उनकी सदस्यता निलंबित कर दी जानी चाहिए। ये उन्होंने बाकायदा एक बहुत संगीन अपराध किया है। जी, जी, सुप्रीम कोर्ट का खुलेआम अपमान करके एक संगीन अपराध किया है। और टीवी में उनको लगातार इस तरह की तस्वीरें चल रही हैं, ऐसे व्यंग से मुस्कुराते हुए जा रहे हैं अपने अंगरक्षकों के बीच में, जैसे सबको सिगट्टा दिखा रहे, सबको ठेंगा दिखा रहे हो, करते बने कर लीजिए। जी, जी। नहीं, प्रधानमंत्री के बड़े वो फाइल फोटो
हो सकता है वो तस्वीरें फाइल फोटो है, लेकिन टीवी की तस्वीरें वही दिखाई दिखाई जा हो रही है। सकता है, हो सकता है। नहीं, प्रधानमंत्री के बड़े करीबी, और आपने कहा भी कि ओपनिंग कराती है सरकार उनसे बहुत मामलों में, लोकसभा सरकार में उनसे बहुत। ओपनिंग कराती है। वो भारत की जो बड़ी कारपोरेट पूंजी है, उसके जी, प्रमुख राजनीतिक प्रतिनिधियों में से एक माने जाते हैं। जी, 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 और जी। पूरा झारखंड की राजनीति भाजपा ने उनके हाथ में थमा रखी है। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, अब सवाल उनकी डिग्री पर भी बहुत सारे हैं, उनको लेकर भी बहुत है, जैसा अब क्या बोला जाए, प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से कहीं फंसे हैं, उन पे। बहरहाल, मैं दूसरे उस पे आता हूँ, विषय पर। हम अभी देख रहे हैं राहुल गांधी यूएस की यात्रा पे आए हैं सर, और यूएस की यात्रा के दौरान उन्होंने एक बड़ा मुद्दा ऐसा उठाया है, जो महाराष्ट्र चुनाव या चुनाव की जो प्रक्रिया भारत में है, हम संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह क्षरण हुआ है, बहुत बार बार बातें होती, यदि उस मंच पर जाके उठाते हैं तो अब उनको ये कह दिएगा कि वो देश के खिलाफ जाकर एक दूसरे मुल्क में जाके ऐसी बातें कर रहे हैं, पुनः वो सारी चीजें उठी। संजीव जी, इसको सबसे ज्यादा देश विरोधी काम तो निशिकांत दुबे और इन लोगों ने किया है। राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी ने तो वही बात कही है जो बात वो संसद में बोल चुके हैं। राहुल गांधी ने तो वहां ब्राउन यूनिवर्सिटी में वही बात कही है जो बात कांग्रेस प्रस्ताव में पास कर चुकी है। इसमें देश में हम सब लोग न जाने कितनी बार उसके बाद चर्चा करें। अगर जाऊंगा विदेश तो मुझे बोलने के लिए कहा जाएगा तो मैं भी यही बोलूंगा। आप जाएंगे विदेश और आपको अगर भारत की चुनाव प्रणाली के ऊपर बोलने के लिए कहा जाएगा तो आप जो बातें कहेंगे उसमें ये बात भी शामिल होगी कि भाई चुनाव आयोग के सामने बहुत सारे सवाल रखे गए हैं। उसमें एक सवाल ये भी है कि वोटर लिस्टों के अंदर अचानक इतने ज्यादा वोट कैसे बढ़ जाते हैं या कम कैसे हो जाते हैं। वोटर लिस्टें भरोसे के काबिल क्यों नहीं रही हैं, जबकि पूरी चुनाव प्रणाली का वही बुनियादी आधार है। पहली बात। दूसरी बात, चुनाव आयोग से ये कही जाती है हमेशा कि जब वोट पड़ जाते हैं तो आप उसके वोटों को 7-7 दिन बाद, 8-8 दिन बाद 11-11% कैसे बढ़ा देते हैं। ये वोटों का इंजेक्शन कैसे लगता है उसके अंदर। तीसरी बात, चुनाव आयोग से ये कही जाती है कि जितने वोट आप घोषित करते हैं अंततः जब गिनती होती है तो उससे ज्यादा और कम क्यों निकलते हैं। चौथी बात, चुनाव आयोग से ये कही जाती है कि जब विपक्ष किसी बात की शिकायत करता है चुनावी मुहिम के दौरान तो आप कोई एक्शन ही नहीं लेते, और अगर सत्ता पक्ष से शिकायत कर दी तो आप तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। आप ये लेवल प्लेइंग फील्ड पार्टियों को देने के लिए तैयार क्यों नहीं है। अच्छा, और इन तमाम सवालों के ऊपर उनकी तरफ से कोई भी ऐसी कोई सफाई नहीं आई है चुनाव आयोग की तरफ से, इससे सबको तसल्ली हो सके। तो ये सवाल जब भारत की पूरी चुनाव प्रणाली की साख दांव पे लगी हुई है, उसमें आप ये कहेंगे कि साहब वहां ना बात कही जाए, यहां ना बात की जाए। अरे, जो बात संसद में कही जा सकती है वो बोस्टन में नहीं कही जा सकती। जो बात पार्टी में प्रस्ताव पास करके कही जा सकती है वो बात बोस्टन में नहीं कही जा सकती। जिस बात के ऊपर अखबारों में आर्टिकल छप सकते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में और अन्य भाषाओं में, वो बात बोस्टन में क्यों नहीं कही जा सकती। ये क्या मतलब रहा। अब सर, आज तो कुछ छुपा ही नहीं है, अब तो दुनिया, हम बिल्कुल एक हैं। जो सोशल मीडिया है जिस तरीके के है, सब कुछ छप रहा है बार बार, ये इसमें कुछ इस नहीं, तरीके से। तो भाजपा वालों की पुरानी उछल कूद है, और ये इस तरह की उछल कूद वो हमेशा बना रखते हैं। उसकी कोई चिंता करने की किसी को आवश्यकता नहीं है, और राहुल गांधी को वैसे भी उनकी आपत्तियों की कोई चिंता नहीं है। विपक्ष को भी उनकी आपत्तियों की कोई चिंता नहीं है। उनकी ये सब औरंगजेब का वो सम्मान करते हैं, राणा सांगा का अपमान करते हैं, शिवाजी का, ये रटे रटाए कुछ वाक्य हैं। औरंगजेब की तारीफ कर दी, राणा सांगा का अपमान कर दिया, शिवाजी का अपमान कर दिया, राणा प्रताप का अपमान कर दिया, सनातन का अपमान कर दिया, जाति जाति युद्ध भड़का रहे हैं विपक्ष। ये सब उनकी रटी रटाई बातें हैं। विपक्ष में आके भारत की बेइज्जती कर दी। इस प्रकार की बातें घिसी पिटी बातें हैं, इनकी तरफ ध्यान भी नहीं देना चाहिए अभी। बिल्कुल। अब सर, अभी बीच में बड़ा चल रहा है 2-3 दिन से कि दिल्ली में कुछ पक रहा है, वहां संघ भी जुटा, बीजेपी भी पूरी जुटी हुई है, कुछ ये भी रहा कि कैबिनेट की जो रेगुलर बैठक होती है वो नहीं हो पाई, तमाम चीजें थी। क्या कुछ कुछ सूचना है या पक रहा है जो आपकी तरफ से चीजें हैं, क्या आप देखिए, वहां देख भारतीय रहे हैं? जनता पार्टी और हिंदुत्व की राजनीति जो है वो एक तरह के फ्लक्स में है इस वक्त। सर। मतलब उसमें स्थिरता नहीं है। हो सकता है कुछ दिनों बाद जब अपनी वो समस्याओं को निपटा लें तो उनमें स्थिरता आ जाए। लंबे अरसे तक, 10 साल तक उनमें स्थिरता रही है। जब तक नरेंद्र मोदी का वर्चस्व और प्रभुत्व था, कोई उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता था, संघ भी दबा हुआ था। 10 साल तक राजनीति पूरी स्थिर रही। सब लोग जानते थे कि निर्णय कहाँ होते हैं, चेन ऑफ कमांड क्या है, वहां निर्णय होगा, लोगों को मानने पड़ेंगे, जो नहीं मानेगा उसको दूध की मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा, या उसकी राजनीति ढक्कन बन जाएगी। आज परिस्थिति 4 जून 2024 को जो नतीजा आया
उसके बाद से स्थिति बदल गई। तो अब चीजें जो हैं स्थिरता नहीं है उनके अंदर, वो ऊंच नीच हो रही है उनमें। तो कभी पलड़ा इधर झुक रहा है, कभी पलड़ा उधर झुक रहा है। लगातार रस्साकशी चल रही है संघ के बीच में और भाजपा के बीच में। अध्यक्ष नहीं बना पा रहे, नया अध्यक्ष कौन होगा, नया संगठन कैसा होगा। इसी तरह मंत्रिमंडल में विस्तार करने का सवाल भी है, वो भी सवाल है। नया अध्यक्ष आएगा, वो मोदी जी की कितनी बात मानेगा, अमित शाह की बात मानेगा कि नहीं मानेगा, केवल संघ की बात मानेगा। इन लोगों केवल आमने सामने इनका भले ही अपमान ना हो, इन लोगों का तिरस्कार ना हो, लेकिन बात इनकी नहीं मानेगा। ये बहुत हवा में बातें हैं। भाजपा के भीतर भाजपा के भीतर आप लोगों से बात करें, साधारण कार्यकर्ताओं से लेकर मझोले दर्जे के कार्यकर्ताओं तक, नेताओं से बात करें, तो वो सब लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति का क्या होगा, वहां पर योगी आदित्यनाथ रहेंगे ही रहेंगे, इसकी भी चर्चा चल रही है। तो मैं वही सवाल करने वाला था, पर्ची वाले मुख्यमंत्रियों का भी कहीं कोई रिपोर्ट कार्ड क्या कुछ तैयार होने की सूचना है? क्योंकि आ रहा है कि कुछ मुख्यमंत्रियों को बदला जा सकता है। जो आपने सेंट्रल की बात की, मिनिस्ट्री में कुछ, तो क्या संघ भारी पड़ रहा है या किस तरीके की आप देख पा रहे हैं वहां क्या? संघ तो निश्चित रूप से भारी है। संघ तो, अगर संघ भारी नहीं पड़ रहा होता तो अभी तक तो मोदी जी ने अपनी सारी बातें मनवानी होती उससे, या पहले तो उनसे बातें मनवाने की परवाह नहीं होती थी। भाई नड्डा साहब को क्या संघ से पूछ के बनाया गया था अध्यक्ष? उससे पहले अमित शाह को जो अध्यक्ष बनाया गया था, संघ से पूछ के बनाया गया था अध्यक्ष। मेरे अध्यक्ष बनाकर सूचित कर दिया गया होगा, भाई इनको क्या कर रहे हैं। आज स्थिति यह है कि नामों पर चर्चा हो रही है, कोई नाम संघ खारिज कर देता है, कोई नाम मोदी जी कहते हैं भाई इसको मत बनाओ। तो आज तो पूरी तरीके से रस्साकशी वाला मामला है। नहीं चल रही मन की, और कुछ विस्फोटक निकल सकता है, ऐसा लगता है। हाँ, बिल्कुल निकल सकता है। कुछ ऐसा हो सकता है जिसके मायने हम लोगों को डिकोड करने पड़े। एक चीज और भी, अभी जो अमेरिका है, वहां जो जिस तरीके से राष्ट्रपति ने जो टैरिफ वार छेड़ा हुआ है, अभी वहां से आए हुए हैं हमारे देश में मेहमान हैं यूएस के, रुक रहे हैं और बड़ी बातें हो रही। गोदी मीडिया तो बहुत प्ले अप कर रहा है कि टैरिफ पर बात होगी और ऐसा होने वाला है तमाम, उसे लेकर कोई टिप्पणी आपकी? नहीं, वो तो टैरिफ के ऊपर भारत की पूरी कोशिश है कि 90 दिन का जो मोहलत ट्रंप ने दी है, वो 26% से घटा के 10% कर दिया है टैरिफ। उस बीच में अमेरिका के साथ में एक एंटरिम समझौता हो जाए। इसमें खतरा यह है कि अमेरिका दबाव डाल रहा है कि कृषि क्षेत्र को खोल दिया जाए। आज तक किसी भी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में कृषि क्षेत्र को नहीं खोला गया है, और आज की खबर से मुझे लग रहा है कि भारत धीरे धीरे इस बात पर राजी होता जा रहा है। अमेरिका दबाव डालकर भारत को इस बात पर राजी किए ले रहा है, और ये बड़ी ऐतिहासिक घटना होगी। फिर अमेरिकी जो कृषि सामग्री है, कृषि का माल जो है, अमेरिकी खेती का माल जो है ना, चाहे वो अमेरिका के फल हों, चाहे सूखे मेवे हों, या अमेरिका की जो मांसाहारी सामग्री हो, ये सब जो चिकन लेग वगैरह, कैलिफोर्निया के आपके बादाम, पिस्ते, सेब, ये सब चीजें भारत के बाजार में बिकने लगेंगी। और जब ये भारत के बाजार में बिकेंगी, कपास खासतौर से, कॉटन, ये भारत के बाजार में बिकेंगी, जब सोयाबीन, ये सब भारत के बाजार में जब बिकेंगी, तो फिर भारत का जो माल है उसके ऊपर असर पड़ेगा। तो भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वो भारतीय किसानों को अमेरिका का जो बाजारी हमला होगा बड़े पैमाने पर, डंपिंग जो यहाँ पे होगी, उससे वो कैसे बचाया जाए। फिर चीन की डंपिंग का भी एक बहुत बड़ा खतरा है। डंपिंग का मतलब ये होता है कि चूंकि वहां पे बहुत ज्यादा माल बढ़ गया है, वो जहां कहीं एक्सपोर्ट करते थे वो एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है, वहां टैरिफ लग गए, अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, तो उस माल को वो लागत से भी कम में जो है वो भारत में भेजना शुरू कर देंगे। तो भारत को बहुत सस्ती दर पे माल मिलेगा, लेकिन वो डंपिंग की तरह होगा, और उससे भारतीय माल की कमर टूट जाएगी। किसान की कमर टूट जाएगी। उसको माल को उगाता है किसान, उसकी पूरी तरीके से कमर टूट जाएगी। ये तमाम खतरे भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने खड़े हुए हैं, और इनके पास कोई तरीका नहीं है उन खतरों से निपटने के लिए, कोई अल्पकालीन या दीर्घकालीन रणनीति बनाने का। बहुत बुरे दिन आ सकते हैं, आ रहे हैं, ऐसा कहीं आप परिलक्षित हो रहा है? बिल्कुल, अर्थव्यवस्था के मामले में तो बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति। जी, अबे तो मैं सम अप यही करना चाहूंगा, जो हम ये बात कर रहे हैं, जिस तरीके से ये जो हुआ है, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस संसद हुआ है, या कह लीजिए कि न्यायपालिका वर्सेस विधायिका है, तो इस पूरे मसले मामले में अभी जो अगर
तात्कालिक तौर पर देखें तो बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं मोदी उनकी सरकार की बढ़ने वाली, ऐसा देखते हैं? सम आप यही चाहूंगा। देखिए, सरकार निरंतर मुश्किल में है और जी। सरकार भले ही अभी मुश्किल से कोई हथकंडेबाजी से निकल रहा है, लेकिन उसकी छवि तो खराब हो ही रही है लगातार। जी। भाई कोई भी अदालत, कोई भी जो भाजपा और संघ का कार्यकर्ता नहीं है, ऐसे जो करोड़ों लोग हैं, उन लोगों के सामने ये बात आ रही है कि ये सरकारी लोग जो है ना, अदालतों को गालियां दे रहे हैं, जजों को गालियां दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बातों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, सब पूरा इसी तरीके से चल रहा है। और जो सरकारी मीडिया है, इसको गोदी मीडिया भी कहा जाता है, वो इनका इनका साथ दे रहा है। बिल्कुल है, बिल्कुल है सर। मैं आपका धन्यवाद दूंगा। आपने जो स्थितियां हैं तमाम, चाहे वो ये जो संसद वर्सेस जो सुप्रीम कोर्ट हो या और मोर्चों पर जिस तरह की स्थितियां हैं, तो ये भले ही भरमाने की कोशिश करें देश को, लेकिन कठिनाइयां इनकी भी बढ़ रही हैं और देश की ज्यादा बढ़ने वाली हैं। ये ओवरऑल हमारी चर्चा से निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार अभय सर, आपने हमारे दर्शकों को समझाया। तो ये थे अभय सर, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो स्थितियां हैं ये आर्थिक मोर्चे पर भी बहुत कठिनाई भरी हैं, और साथ साथ जो कुछ किया जा रहा है अभी तो उल्टा हो गया है, और कहीं सुप्रीम कोर्ट या जो जजेस की जो आत्मा जागृत हो गई, जिसको लेकर बड़ी बातें लगातार हो रही हैं कि हमें जहां बहुत उम्मीद थी, अभी भी हम कहते हैं कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट पे हमारी बहुत ज्यादा आस्था है और हम उस पर निर्भर हैं, लेकिन उसे जिस तरीके से कहीं कैप्चर करने की कोशिश दिखी है, ये डराने और अभी हमने जो बताया दहशत या भय पैदा करने की स्थिति कहीं नजर आई है, तो वो दिक्कत भरी तो है। लेकिन कुल मिलाकर लगता यही है कि शायद सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा, और ये जो एक पूरी की पूरी निरंकुशता की स्थिति है, इससे शायद देश को निजात मिलेगी। इस चर्चा में इतना ही। आपको चर्चा कैसी लगी, और इस अभय सर ने जितनी बातें कही हैं, जो सुप्रीम कोर्ट पर दबाव की एक कोशिश हुई है, उस पर भी टिप्पणी कीजिएगा, और जो मोदी शाह का खेल है, क्या आप सोचते हैं, उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अच्छी लगे हमारी चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा, तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।